नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस चैनल के एक और इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो की दो खास बातें हैं। सबसे पहली कि ये इस चैनल पे होम्योपैथिक फिलॉसफी के बारे में, ये होम्योपैथिक फिलॉसफी का क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में शायद ये पहला वीडियो है। क्योंकि देखिए, मैंने मायाज़म बताया है, मैंने बहुत सारी चीजें की, साइकोटिक मायाज़म पे वीडियो बनाया है, मायाज़म के इवोल्यूशन के ऊपर वीडियो बनाया है कि भाई मानव शरीर में मायाज़म कैसे पैदा हुए, वो कैसे फैले और इनके तीन टाइप के, मतलब ये सब चीजें हैं। अब लोग बोलेंगे कि भाई ये मियाज़म जो है दैट इज आल्सो अ टॉपिक ऑफ होम्योपैथिक फिलॉसफी, पर मैं ऐसा नहीं मानता। एक्चुअली मायाज़म को समझा जा सकता है, मायाज़म को समझा जा सकता है और हम प्रैक्टिकली एक पेशेंट के अंदर माइजमेटिक रूप से भी इन्वेस्टिगेट एक पेशेंट को करते हैं कि वेदर ही इज ऑफ सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस। ऐसी कोई चीज जिसको हम प्रैक्टिस में, प्रैक्टिकल ग्राउंड पे प्रॉपरली कर पा रहे हैं, तो मैं उसको फिलॉसफी में इसलिए नहीं रखूंगा क्योंकि फिलॉसफी में सिर्फ उन बातों को रखा जाता है जो फिजिकल ग्राउंड पे प्रूव करना कठिन था। एक्चुअली दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी आया कहां से? ऐसी चीजें जिनको हम अपने प्रैक्टिकल दुनिया के अंदर हम प्रूव नहीं कर सकते, तो वो उन चीजों को हम फिलॉसफी या दर्शन शास्त्र या फिर फिलॉसफी के सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं। कि उसको हम पढ़ते हैं एक अलग डायमेंशन में जाके, उसको हम एक अलग डायमेंशन में अलग तरीके से पढ़ते हैं, उसको हम दर्शन शास्त्र का रूप देते हैं। इसके अंदर की जो बातें हैं ये हमको समझने के योग्य हैं, पर हम उनको बहुत कम, जैसे लोग फिलॉसफी समझते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, बट अपनी लाइफ में उसको इम्प्रोवाइज नहीं कर पाते। इन द सेम मैनर वो सब्जेक्ट होम्योपैथी के, वो टॉपिक्स जिनको हम फिजिकल ग्राउंड पे प्रूव नहीं कर सकते, तो दोस टॉपिक शुड बी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द फिलॉसफी। पहली चीज, तो फिलोसॉफिकल ग्राउंड का पहला वीडियो है इस चैनल का। और दूसरी बात इस जो खास है इस वीडियो के बारे में कि इस वीडियो को आप थंबनेल को देख के कोई भी आइडिया आपको नहीं लगा है और इसलिए शायद आप इस वीडियो पे आए हैं। वीडियो का शीर्षक और थंबनेल है कि एलिमिनेशन एंड इक्विलिब्रियम, एलिमिनेशन एंड इक्विलिब्रियम इन होम्योपैथी में। कि होम्योपैथी में व्हाट इज एलिमिनेशन एंड इक्विलिब्रियम, ये दोनों चीजें क्या है, व्हाट इज एलिमिनेशन एंड व्हाट इज इक्विलिब्रियम। तो दोस्तों, ये कहानी चालू होती है लगभग आज से 7 या 7.5 साल पहले कि मेरे को सौभाग्य से 93 ईयर ओल्ड प्रैक्टिशनर जो होम्योपैथी के पंडित थे, है ना, उनसे उनके सानिध्य में आने का समय मिला। और वो 8 साल पहले मेरे को 1.5 से 2 साल का समय मिला था उनके साथ रेगुलर बैठने का, उनसे कुछ चीजें सीखने का। एंड ये जो थ्योरी मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरे को वहां से पता चली पहली बार। क्योंकि 8 साल पहले आप सोच सकते हैं कि मतलब ना मेरी इतनी प्रैक्टिस हुई थी, ना मेरे को इतना बुकिश नॉलेज हो पाया था। तो ये जो चीज है, कहानी की शुरुआत 8 साल पहले हुई। उसके बाद हुआ क्या कि इस चीज को मैंने, जो उनने मेरे को थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन एंड इक्विलिब्रियम बताई थी, इस थ्योरी को मैंने अपनी प्रैक्टिस में भी भली भांति एक्सपीरियंस कर लिया। क्योंकि उस दिन से टिल नाउ 8 साल 9 साल बीत चुके, तो इसको मैंने एक्सपीरियंस करा। अब ये जो टॉपिक था, ये मेरे लाइंड अप तो था ही कि मेरे को इस पे वीडियो बनाना है। और आज से 3-4 दिन पहले मैं अपना लैपटॉप लेके घर में बैठा हुआ था फुर्सत से, तो मैंने सोचा कि चलो गूगल एक बार सर्च करते हैं कि अपन इसका एक स्कीमेटिक वे बना लेंगे, कि स्कीमेटिक वे में इस टॉपिक से हम आपके बारे में चर्चा करेंगे, इस पे वीडियो बनाएंगे। पर दोस्तों, दुर्भाग्यवश मेरे को 2 दिन की मेहनत के बाद भी, पूरा गूगल और कम से कम 50 से ज्यादा कीवर्ड पे सर्च करने के बाद भी, दोस्तों ये टॉपिक के बारे में कोई मेरे को विश्वसनीय जानकारी गूगल पे नहीं मिली। तो फलस्वरूप मेरे को इसको एज ए रैंडम, एज ए मतलब स्पॉन्टेनियस वीडियो, राइट नाउ आई डू नॉट हैव एनी स्क्रिप्ट, मेरे हाथ खाली है, तो कुछ रट के नहीं आया हूं। अब दोस्तों, इस वीडियो में मैं सिर्फ वो बातें बताने वाला हूं एलिमिनेशन एंड इक्विलिब्रियम के बारे में जहां से उन डॉक्टर साहब ने बात शुरू करी थी, एक एग्जांपल के साथ। अब आपको मैं एक चीज बताता हूं कि एलिमिनेशन का जो इंग्लिश अर्थ है, कि कोई एलिमिनेशन का मतलब है कि कुछ चीज को डिस्चार्ज करना या फिर एक सिस्टम से कोई चीज को हटा करके अलग करने को एलिमिनेशन बोलते हैं। और इक्विलिब्रियम का मतलब है संतुलन, संतुलन मतलब एक बैलेंस, एक स्टेडी स्टेट की स्टेट। अपन उस पर अपन आगे चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर साहब ने एग्जांपल दिया कि एक प्रेशर कुकर है, ठीक है ना, उस प्रेशर कुकर के अंदर नॉर्मल कोर्स में क्या होता है कि हम चावल डालते हैं, पानी डालते हैं, आंच पे चढ़ाते हैं, प्रेशर बनता है। और वो प्रेशर सीटी, जो कुकर की सीटी होती है, उससे जब प्रॉपर वे से रिलीज होता है तो ये कुकर स्टेडी स्टेट में रहता है। मतलब इस कुकर के अंदर का जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में रहता है। और वहीं दूसरा एग्जांपल है कि इस कुकर के अंदर की इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुई। वो कैसे हुई कि जो चावल का दाना था, एक धोखे से दाना उस कुकर की सीटी के नोजल में फंस गया। अब हुआ क्या कि कुकर के अंदर तो प्रेशर बन रहा है क्योंकि कुकर चढ़ा है गैस के ऊपर, उसके अंदर गैसेस भी बन रही हैं, उसके अंदर गैस एक्सपांड हो रही है, पर दोस्तों उसको प्रॉपर वे नहीं मिल रहा है निकलने का, क्योंकि वो कुकर
कुकर की सीटी का नोजल के अंदर चावल का दाने से ब्लॉक है वो। तो यहाँ पे जो क्राफ्टर है, जो कंपनी कुकर बनाई है, उसने एक सिस्टम दिया है कि यहाँ पे एक सेफ्टी वाल्व है, एक सेफ्टी वाल्व है, मतलब उनने एक और वाल्व दिया उस ढक्कन के ऊपर कि अगर इन केस ये सीटी का जो नोजल है ये ब्लॉक हो जाए तो वो जो ढक्कन, वो वाल्व है, सेफ्टी वाल्व है, वो बस्ट हो जाएगा। और वो सेफ्टी वाल्व जब बस्ट होगा तो पूरी कुकर की जो गैस है वो बिल्कुल नियंत्रित और कंट्रोल्ड तरीके से निकल जाएगी कुकर से बाहर। नहीं तो अगर ये सेफ्टी वाल्व नहीं होगा तो क्या होगा दोस्तों, ये कुकर फटने वाला है। एक हद तक कुकर झेलेगा, पर अगर आपका ध्यान हटा, आप इधर उधर गए तो एक कुकर के अंदर इतना प्रेशर जनरेट होगा कि वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ये बस्ट हो जाएगा, भड़ाम से फूट जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एलिमिनेशन क्या हो रहा है कि एलिमिनेशन ऑफ द गैसेस। अब एलिमिनेशन के दो प्रॉपर तरीके हैं, या तो अगर वो प्रॉपर तरीके से होगा तब तो वो नेचुरल एलिमिनेशन है, तब उसको एलिमिनेशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि कुकर की सीटी से गैस निकलना इज नॉट एलिमिनेशन। वो एलिमिनेशन नहीं, वो तो नेचुरल फिनोमिना है, वो तो बट ऑब्वियस है, वो तो होता ही है। पर दोस्तों जब वो दाना से कुकर का वो नोजल बंद हो गया चावल के दाने से, और अब जो गैस है वो सेफ्टी वाल्व को फाड़ के बाहर निकली है, तो दिस इज व्हाट इज नोन एज द एलिमिनेशन। यहाँ पे क्या है, ये एलिमिनेशन करा, उस सिस्टम ने क्या करा, एलिमिनेशन करा। किस चीज का एलिमिनेशन करा, एक सेफ्टी वाल्व को फोड़ा और उससे गैसेस को बाहर निकाल के एलिमिनेशन करा। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज द एलिमिनेशन। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्या है कि भाई इक्विलिब्रियम तो तब भी मेंटेन थी जब गैस जो है वो नोजल और सीटी से बाहर आ रही थी। अब पर सीटी ब्लॉक हो गई, सीटी का जो रास्ता था उसमें चावल के दाने फंस गए, अब वो गैस वहां से नहीं निकलेगी। तो अब क्यों हुआ ये एलिमिनेशन? ये एलिमिनेशन इसलिए हुआ कि कुकर के अंदर का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने लगा। कुकर को बनाया गया था प्रेशर बर्दाश्त करने को, पर उसका प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया नोजल बंद होने के कारण कि अब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने लग गया है। अब इसके अंदर का इक्विलिब्रियम खतरनाक रूप से डिस्टर्ब हो गया है, इतना डिस्टर्ब हो गया है कि अगर ये सेफ्टी वाल्व को नहीं खोला जाए और ये सेफ्टी वाल्व अगर नहीं फटा तो ये इक्विलिब्रियम इतना डिस्टर्ब है कि कुकर को ही फाड़ के रख देगा। अल्टीमेटली जो सिस्टम है, वो सिस्टम जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, वो स्टडी के लिए कुछ सिस्टम में नहीं बचने वाला। तो दोस्तों जब भी इक्विलिब्रियम बिगड़ता है तो इक्विलिब्रियम को, बिगड़े हुए इक्विलिब्रियम को सही करने के लिए सेफ्टी वाल्व खुलते हैं, और वो सेफ्टी वाल्व जब खुलते हैं और वहां से कोई चीजों का डिस्चार्ज होगा तो उसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन। और ये एलिमिनेशन आपने हैनीमैन को पढ़ते वक्त, केंट को पढ़ते वक्त, अगर आपने फिलॉसफी पढ़ी है उसको पढ़ते वक्त आप लोगों ने ये एलिमिनेशन शब्द कई बार होम्योपैथी के अंदर, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में कई पायनियर्स, प्रैक्टिशनर्स, आपके सीनियर्स के मुंह से सुना होगा, ये एलिमिनेशन हो रहा है। तो दोस्तों इस कुकर के एग्जाम्पल को अगर अपन ह्यूमन बॉडी पे इंपोज करें तो मानव शरीर भी बिल्कुल प्रेशर कुकर की तरह काम करता है। इसके अंदर भी यही होता है कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर इक्विलिब्रियम खराब होती है तो उस इक्विलिब्रियम को, देखो प्रकृति के पास हमेशा एक बात समझिए कि सेकंड बैकअप हमेशा होता है, क्योंकि आप एक जीव हो, आपको प्रकृति ने पैदा करा है और वो आपको अंत तक आपको बचाने की कोशिश करेगी, चाहे उसको कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़े, चाहे आपको कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़े, वो आपको बचाने की कोशिश करेगी। क्योंकि प्रकृति के अंदर एक जीव का ड्यूटी क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? पर्पस ऑफ लाइफ इज टू सर्वाइव, है ना। अब सर्वाइव करने के दौरान मुझे कितने पीड़ाएं झेलनी पड़ेंगी, कितने कष्ट झेलने पड़ेंगे, उसको नेचर को उससे लेना देना नहीं है। बस तुमको जिंदा रहना है, चाहे तुम बीमार जिंदगी जियो, चाहे बहुत बीमार जिंदगी जियो, पर आपको अंत तक सर्वाइव करना है। प्रकृति भी आपका साथ तब छोड़ेगी जब आप बिल्कुल सर्वाइवल के योग्य नहीं रहोगे, तो आपको फिर मुक्त कर दिया जाएगा। तो हमारा शरीर भी इसी तरह से काम करता है दोस्तों। बहुत सारे सिस्टम हैं और उन सिस्टम्स को इक्विलिब्रियम में काम करना जरूरी है। अब इसके मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा, क्योंकि एज अ प्रैक्टिशनर ये वीडियो आपकी लाइफ बदल सकता है अगर इस वीडियो में बताई गई बातें, क्योंकि देखिए बातें, एक 93 साल का व्यक्ति जो होम्योपैथी की लगभग 50 से ऊपर सालों की प्रैक्टिस करा और उनने ये चीज मुझे बताई है, तो मेरा धर्म था मैं आप सबके साथ शेयर करूं, पहली चीज। और दूसरी चीज, ये शेयर करना और इंपॉर्टेंट तब हो गया जब मेरे को गूगल पे इसके बारे में कुछ भी विशेष चीज नहीं मिली। तो मानव शरीर में भी इसी तरह के मैकेनिज्म होते हैं कि इक्विलिब्रियम जब भी डिस्टर्ब होती है हम एलिमिनेशन होते हुए देखते हैं। कि अब मैं कुछ आपको एक एग्जांपल देता हूं, मूलभूत एग्जांपल देता हूं। मूलभूत एग्जांपल के अंदर कि आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर 9 ओरिफिक्स होते हैं। 9 ओरिफिक्स मतलब लगभग 9 द्वार होते हैं। तो इसमें से कुछ एलिमिनेशन उन ओरिफिक्स से हम देखते
हैं और कुछ एलिमिनेशन हम सरफेस के ऊपर मतलब स्किन के ऊपर देखते हैं। अब उसके कुछ एग्जांपल्स मैं बताता हूं। आपको पता है स्किन डिजीज का जो थ्योरी है वो क्या है कि भैया जब भी कोई नॉक्सियस मेलेडी या डिजीज फोर्स हमको इंटरनली अफेक्ट करता है तो बॉडी क्या करती है, इंटरनल पार्ट को बचाने के लिए उसको एज ए स्किन डिजीज में तब्दील करती है और सरफेस के ऊपर स्किन के ऊपर उसको रिबाउंड इफेक्ट उसको रिफ्लेक्ट कर देती है और फिर हमको होता है स्किन डिजीज। तो व्हाट इज स्किन डिजीज दोस्तों? स्किन डिजीज एक एलिमिनेशन का मेथड है। यहाँ पे स्किन डिजीज का होना मतलब बॉडी एलिमिनेट कर रही है कोई चीज को, बॉडी के अंदर इक्विलिब्रियम खराब हुई। कैसे हुई? एक डिजीज फोर्स आया, वो डिजीज फोर्स कहां आया? इंटरनल वाइटल ऑर्गन्स के ऊपर उसका असर बॉडी को लग रहा है। यार अगर इसको मैंने इसका इंप्रेशन अपने अंदर लिया तो ये बंदा मर जाएगा, इसका कोई वाइटल ऑर्गन काम पे आ जाएगा। तो बॉडी ने क्या करा, उसको एज ए स्किन डिजीज उसको बदला और आपकी इस स्किन के ऊपर एज ए स्किन डिजीज रिफ्लेक्ट कर दिया। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ व्हाट? एलिमिनेशन। दूसरा एग्जांपल, कई लोगों को पेट में गैसेस ट्रैप हो जाती हैं। जब वो गैसेस ट्रैप होती हैं तो उन गैसेस के ट्रैप होने के कारण आने वाले शुरू के 3-4-5 दिन तो उनको पेट में दर्द 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 करते हैं। पर दोस्तों जब वो इक्विलिब्रियम अंदर का एब्डोमिनल अपसेट का इक्विलिब्रियम एक हद को पार करता है तो आपने गौर करा होगा कि ऐसे फ्लैचुलेंट कोलिक जो होते हैं, जो फ्लैचुलेंट जो गैस के कारण पेन होते हैं, इनका मेजर केसेस के अंदर जो अंत होता है इन द फॉर्म ऑफ डायरिया होता है। तो व्हाट इज दैट डायरिया? मैंने आपको बोला कि जो 9 द्वार हैं शरीर के, ये एलिमिनेशन जनरली हमको वहां पे दिखता है। उसके मैं एग्जांपल भी बताऊंगा, पर यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि आपको वहां पे एनस और रेक्टम से क्या देखने को मिला कि उसको 5-7 दिन उसको फ्लैचुलेंट कोलिक रहा, वो बहुत तड़पता रहा, उसके पेट में दर्द था। जब बॉडी को लगा कि यार नहीं अब इक्विलिब्रियम अब बिगड़ जाएगा, तो बॉडी ने दोस्तों लीवर को एक्टिवेट करा और लीवर से इतना सारा बाइल निकला और उस बाइल के प्रोपोर्शन में इतना हाइपर पेरिस्टाल्सिस हुआ, ये बंदा 3 दिन तक लूज मोशन जाता रहा और अल्टीमेटली वो लूज मोशन ने इसको, वो सेफ्टी वाल्व है, वो सेफ्टी वाल्व खुला बॉडी का, जैसे हमारे कुकर के अंदर सेफ्टी वाल्व फटा, तो यहाँ पे बॉडी ने एलिमिनेशन कराया इन द फॉर्म ऑफ डायरिया। दोस्तों ये बंदा है बिल्कुल बढ़िया हो गया, बिल्कुल ये 2-3 दिन लूज मोशन गया और उसके बाद इसके लूज मोशन अपने आप बंद हुए और वापस से सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया। इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस की स्टेट में आ गया। एक और एग्जांपल, ठंड के सीजन अभी चल रहे हैं, बहुत से आप लोगों को हेडेक हो रहा होगा कि अगर आदमी बिना कैप लगाए, बिना सर को कवर करे इस ठंड के अंदर बाइक पे, साइकिल पे या फिर ऐसे भी जा रहा है, तो दोस्तों हो क्या रहा है, वो जो ठंड है ना वो सर में सेटल हो जाती है। आपको एक कैटेरल हेडेक होगा, सामने की तरफ भारीपन लगेगा, आप नीचे सर झुकाओगे तो ऐसा लगेगा जैसे अंदर ने 2 किलो का कोई ने बांट रखा हुआ। ये हेडेक का कारण क्या है? ये अब ये हो रहा है कि वहां पे कोल्ड सेटल हो गई और कोल्ड सेटल होके जो साइनसेस है इसमें पूरा कंजेशन आ गया और वही कंजेशन के कारण आपको फ्रंटल हेडेक और हेवीनेस है। अभी 1 दिन चला, 2 दिन चला, 3 दिन चला, बॉडी को लगा कि भाई ये तो बहुत गड़बड़ है, ये तो जीव की मतलब जीव परेशान हो रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रही है। बॉडी ने क्या करा? वही एलिमिनेशन। अब यहाँ पे एलिमिनेशन क्या होगा? 4थे-5वें दिन सर्दी हो गई कि वो जितना साइनसेस में कंजेशन था वो पूरा कंजेशन मेल्ट डाउन हुआ, गला और नाक से निकलने लग गया। तो अब क्या हुआ कि पहले कोल्ड सेटल हुई, इक्विलिब्रियम बिगड़ने वाला था, पर 4 दिन तक तो बैकअप मैकेनिज्म ने बॉडी ने संभाल लिया। जैसे हमारा प्रेशर कुकर, एकदम से थोड़ी सेफ्टी वाल्व फटा था, उसने 45-40 मिनट तो झेला ही होगा ना कि हाँ भाई मेरे में अभी तड़ है, मेरे अंदर इतनी पावर है कि मैं इतना प्रेशर तो झेल लूंगा। जब वो प्रेशर उसकी कैपेबिलिटी ऑफ मतलब बियरेंस के बाहर हो गया तब सेफ्टी वाल्व खोला। इन द सेम मैनर 2-3 दिन चला, फिर 4थे-5वें दिन सर्दी हो गई, अच्छी नाक बही, बिल्कुल तौलिए गीले हुए, ये एलिमिनेशन हुआ। क्या हुआ? एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन से क्या हुआ कि जितना साइनसेस में कंजेशन था वो पूरा कंजेशन रिलीव हो गया। अब यहाँ पे एलिमिनेशन भी 2 टाइप के होते हैं। इसके लिए मैं जो चौथा एग्जांपल है उसमें ये चीज आपको क्लियर करूंगा और ये आप पढ़ भी सकते हैं उस बुक में जाके कि एलिमिनेशन एक तो होता है नॉन क्रूशियल या प्लेन एलिमिनेशन और एक होता है वाकई में क्रूशियल एलिमिनेशन। अब नॉन क्रूशियल एलिमिनेशन का एग्जांपल क्या हुआ? जो मैंने वो दस्त वाला दिया था कि पेट के अंदर गैस फंसी फिर दस्त लगे। अब अगर ये एलिमिनेशन नहीं भी होता तो थोड़ा दिन ये और झेलता, इसका कोई दुष्परिणाम शरीर को नहीं होता सिवाय शारीरिक तकलीफ के। शारीरिक तकलीफ तो रहती पर ऐसा कोई इसको बुरा इफेक्ट नहीं आता इसके शरीर लॉन्ग टर्म में। इन द सेम मैनर ये कैटेरल हेडेक वाला बंदा था, इसको अगर सर्दी नहीं भी होती तो ये ज्यादा से ज्यादा 4 दिन का और 4 दिन होता, 4 दिन बाद अपने आप वो साइनसेस का कंजेशन खत्म होता, तो बिना मेल्ट डाउन हुए, बिना एलिमिनेशन के भी ये बच सकता था, इसको कोई खतरा नहीं था उससे। पर अब दोस्तों मैं आता हूं उस पॉइंट पे कि व्हाट इज द क्रूशियल टाइप
ऑफ एलिमिनेशन, ऐसे कौन से क्रूशियल एलिमिनेशंस हैं जो वाकई में होने जरूरी हैं, और अगर उन क्रूशियल एलिमिनेशन के कोर्स के दौरान आपने अपनी 1.5 अक्कल लगा करके पेशेंट को दवाइयां दी या उस एलिमिनेशन को रोकने की कोशिश करी, द पेशेंट विल गोइंग टू डाई इंस्टेंटली विद इन आवर्स, वो घंटों के अंदर मर जाएगा। ये एग्जांपल अगर आपको पढ़ना है तो आप हेलीबोरस को पढ़िएगा, द लेक्चर ऑन होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका बाय जेटी केंट, जेम्स टाइलर केंट की जो बुक है लेक्चर ऑन होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, उसमें हेलीबोरस मेडिसिन पढ़िएगा। हेलीबोरस में केंट ने साफ लिखा है, हेलीबोरस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन फॉर द हाइड्रोसेफलस एंड मेनिंजाइटिस कंडीशन, क्योंकि हेलीबोरस की जो मेनिंजेस होती है उसके अंदर पानी भर जाता है, हाइड्रोसेफलस और मेनिंजाइटिस में बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। हेलीबोरस में केंट ने साफ लिखा है कि आप जब भी आप हेलीबोरस दोगे, हेलीबोरस नाइगर दोगे इन द केस ऑफ हाइड्रोसेफलस मेनिंजाइटिस, तो उसका जो मीटर केंट बता रहे थे उसमें उन्होंने ये पॉइंट, तो उन्होंने मीटर बोला है कि भाई आपको कैसे पता लगेगा कि काम कर रही है मेडिसिन, क्योंकि बच्चा है, हाइड्रोसेफलस का बच्चा होगा, बच्चा है तो डेफिनेटली आपको ऑब्जेक्टिव सिम्टम ही दिखेंगे, सब्जेक्टिव सिम्टम तो दिखेंगे नहीं, क्योंकि छोटा बच्चा है, दूध मुहा बच्चा है, गोद में है, वो कुछ बोल नहीं सकता। आप कैसे पता करोगे कि दैट मेडिसिन इज वर्किंग और नॉट? उसका साइन है वो एक एलिमिनेशन से पता चलता है कि हेलीबोरस ने काम किया कि नहीं किया, और वो दोस्तों हेलीबोरस का, तो दोस्तों वो हेलीबोरस का जो एलिमिनेशन है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वॉमिटिंग, कि आपने अगर एक सही केस के अंदर जब हेलीबोरस उस केस में इंडिकेटेड है, और इंडिकेटेड है किस केस के अंदर, या तो वो मेनिंजाइटिस का या हाइड्रोसेफलस का केस है और उसमें आपने हेलीबोरस दी है, तो आपको एलिमिनेशन के रूप में देखने को मिलेंगी वोमिटिंग। और वो लाइन पढ़िएगा, डेफिनेटली आप जाके पढ़िएगा, आप ऑनलाइन खोल लीजिए उस बुक को और आप पढ़िएगा कि उसमें केंट साफ लिख रहे हैं कि अगर तुमने इसके अंदर भांजी मारी, अगर तुमने 1.5 अक्कल अपनी डॉक्टरी लगाई कि यार इसको तो अब उल्टी हो रही है तो मैं कुछ एंटी एमेटिक ड्रग दे दूं, ऐसी कोई होम्योपैथी की दवा दे दूं कि इसकी उल्टियां बंद हो जाए, दोस्तों उल्टियां तो बंद नहीं होंगी, सीधे पेशेंट की सांसें बंद होगी। ये साफ साफ लिखा है। तो जो एलिमिनेशन है वो 2 प्रकार के होते हैं। वन इज द क्रूशियल एलिमिनेशन, ऐसा एलिमिनेशन कि जिसका होना अनिवार्य है, उसको रोको मत नहीं तो निपटेगा पेशेंट। और जो दूसरा एलिमिनेशन है दैट इज नॉन क्रूशियल प्लेन एलिमिनेशन, कि अगर वो होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, अगर नहीं होगा तो आपको तकलीफ कुछ दिन ज्यादा रहेगी, अगर हो जाएगा आपकी तकलीफ जल्दी खत्म हो जाएगी। और नॉन क्रूशियल एलिमिनेशन को अगर आप उंगली कर भी दोगे अपने 1.5 अक्कल से तो उतना कुछ पेशेंट को कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। अब जैसा कि हम बात कर रहे थे कि एलिमिनेशन होता कहां से, हम किस किस फॉर्म में इस एलिमिनेशन को देख सकते हैं। एलिमिनेशन का सबसे कॉमनेस्ट रूट है जो वो स्किन है। स्किन डिजीज के रूप में जो हम स्किन डिजीजेस देखते हैं वो जनरली एलिमिनेशन ही होती है। वो बॉडी इक्विलिब्रियम सेट इन करने के लिए ही स्किन डिजीज को इन द फॉर्म ऑफ एलिमिनेशन आता है। एलिमिनेशन हमको वॉमिटिंग के रूप में दिख सकता है। मैंने आपको क्या बोला, जितनी भी ऑरिफिक है प्लस चमड़ी है, हमको हर जगह से एलिमिनेशन देखने में मिलेगा। कहने का मतलब कान से अगर किसी का कान बहना चालू हो जाता है दैट इज द साइन ऑफ एलिमिनेशन। आप हमेशा याद रखो इसका कान बह रहा है, ठंड में, ठंड बैठी है, अगर कान बह रहा है इसका मतलब बॉडी कुछ चीज को एलिमिनेट करके इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर रही है। अगर तुमने अपनी डॉक्टरी पे ली और उसका एलिमिनेशन रोका तो उसका कुछ हो ना हो बहरा जरूर हो जाएगा परमानेंट। और हम 90% केसेस में डीफनेस के केस के अंदर हमको ये हिस्ट्री मिलती ही है कि साहब मेरे कान से 90% नहीं सुनाई देता, क्या हुआ था? उससे पूछा मैंने, उसने बोला सर वो तो 10 साल पहले मेरा कान बहता था और मैं ईएनटी डॉक्टर साहब के पास गया था, उनकी 10 दिन की दवाई में मेरा कान सूख गया। तो वो कान सूखा नहीं था, वो एलिमिनेशन डॉक्टर साहब ने 1.5 अक्कल लगा के ईएनटी वाले ने रोका, इसके कारण वो बहरा हो गया। एलिमिनेशन हमको इन द फॉर्म ऑफ ईयर से हमको ओटोरिया के रूप में दिखेगा। हमको एलिमिनेशन नोज से इन द फॉर्म ऑफ नेजल कैटर या फिर कोराइजा के रूप में दिखेगा। हमको माउथ से एलिमिनेशन इन द फॉर्म ऑफ वोमिटिंग के रूप में दिखेगा, ठीक है ना। हमको रेक्टम से एलिमिनेशन इन द फॉर्म ऑफ डायरिया के रूप में देखने को मिलेगा। और हमको वजाइना से एलिमिनेशन इन द फॉर्म ऑफ ल्यूकोरिया प्लस इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल हेमरेज के रूप में देखने को मिलेगा। हमको एलिमिनेशन स्किन पे, सरफेस पे इन द फॉर्म ऑफ स्किन इरप्शन देखने को मिलेगा, है ना। तो ये जो है कुछ मॉड है एलिमिनेशन के, और इसलिए ये मैंने इतना लंबा लेक्चर दिया आप लोगों को क्योंकि गूगल पे कुछ है नहीं इसके बारे में। तो दोस्तों यही, अब आप बोलोगे कि तुमने गूगल पे रिसर्च करी होगी, कुछ तो बताया होगा होम्योपैथी से रिलेटेड।
एलिमिनेटेड। जी हाँ, बताया है। गूगल का ये कहना है कि एलिमिनेशन मतलब यहाँ पे टॉक्सिक और डिटॉक्सिफिकेशन की वो बात कर रहा है। गूगल पे एलिमिनेशन को ये समझ रहा है वो। यहाँ पे एलिमिनेशन के उन्होंने 4 रूट बता रखे हैं कि स्किन से बॉडी एलिमिनेट करती है टॉक्सिक को इन द फॉर्म ऑफ स्वेट या फिर पसीने के रूप में। हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम से उसको एलिमिनेट करती है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम गैस एक्सेल करते हैं। वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से एलिमिनेट करती है चीजों को वाया लीवर इन द फॉर्म ऑफ डायरिया। डायरिया होता है तो पुराने लोग बोलते थे कि वो दस्त लग रहे हैं, दस्त लग रहे हैं, तो वो दस्त जो थे ना, बोले हो जाने दो एक बार, बोले क्लियर हो जाएगा मामला, तो वो एलिमिनेशन बोल रहे हैं ये लोग। कौन सा? डिटॉक्सिफिकेशन वाला एलिमिनेशन, ठीक है। और एक यूरिनरी सिस्टम की, सूसू करते हैं तो सूसू अपने आप में वेस्ट प्रोडक्ट होता है। तो कहीं ना कहीं इस थ्योरी को भी वहां पे अप्लाई किया जा सकता है, बट दोनों को अलग ही रखें तो ज्यादा बेटर। तो दोस्तों अब मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूं कि अब आप व्हाट इज एलिमिनेशन एंड इक्विलिब्रियम इन होम्योपैथी में क्या है। तो मतलब कहने का, अब इसको हम प्रैक्टिस में कैसे यूज करेंगे भाई, हम प्रैक्टिस में कैसे वापरेंगे इसको। दोस्तों जब हमारे पास कोई केस आएगा तो आप सबसे पहली चीज तो देखो, हैनीमैन ने भी लिखी है ऑर्गेनन में, और सारे पायनियर बोल के गए हैं कि ईच एंड एवरी सिम्टम शुड नॉट बी ट्रीटेबल इन यूर ओपिनियन। आप करते क्या हो, कोई भी सिम्टम आया उसका आगा पीछा कुछ नहीं देखते, ये बंद करना है मेरे को, कुछ भी हो रहा है ये बंद करना है, कान बह रहा है बंद कर दे, नाक बह रही है बंद कर दो, उल्टी हो रही है उल्टी बंद करो, दस्त लग रहा है दस्त बंद करो, स्किन डिजीज आया गायब करो इसको साले को। तो ये जो अप्रोच है ना, ये बहुत ही ज्यादा मोटी बुद्धि वाला अप्रोच है। और ये अप्रोच में आप ऑलरेडी, अगर आप सीनियर या जूनियर भी प्रैक्टिशनर हो और कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपके इस अप्रोच के कारण पेशेंट को, आप सैकड़ों पेशेंट को ऑलरेडी नुकसान पहुंचा, क्योंकि हमको एक केस के अंदर आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज ट्रीटेबल एंड व्हाट इज नॉट ट्रीटेबल। अब मेरे पास अगर वो दस्त का पेशेंट आया होता तो मैं उससे केस टेकिंग में क्या पूछता, भाई तेरे को क्या हुआ, मेरे को दस्त लग रहे हैं। अरे भाई दस्त तो आज लग रहे हैं, दस्त के पहले क्या हुआ था? अरे हाँ, बोले डॉक्टर साहब मेरे को दस्त के पहले कॉन्स्टिपेशन था, मेरे को गैस बन रही थी। बोले कैसे पता लगा गैस बन रही थी? बोले मेरे को पेन हो रहा था। कितने दिन था पेन? बोले सर 4-5 दिन पेन था और 4-5 दिन तक कॉन्स्टिपेशन था, उसके बाद एकदम से दस्त लग गए। तो भाई उसको दस्त को ठीक ही नहीं करना है मुझे, और दस्त को अगर ठीक भी करना है तो ऐसी मेडिसिन को यूज करना है जो आज के दस्त और 5 दिन पहले का कॉन्स्टिपेशन और उसकी जो गैस का फ्लैचुलेंट कोली को वो भी कवर करे। और वो है चाइना, क्योंकि चाइना क्या करेगी, चाइना इसके 5 दिन पहले की हिस्ट्री को भी कवर कर रही है कि भैया गैस बन गई थी, एब्डोमिनल पेन कोली को हो रहा था फ्लैचुलेंट, चाइना करती कवर। और आज दस्त कर रहा है तो चाइना वो भी कवर करती है। तो यहाँ पे अक्ल लगानी है हमको, एज अ प्रैक्टिशनर हमको अपना विवेक, इंटेलिजेंस हमको यूज करना है। तो वहीं अगर वो हेडेक वाला पेशेंट आया होता कि आज वो आया मेरे सामने सर्दी लेके, सर्दी तो आज हुई है, अब अगर उसको मैं गौर से देखूं तो कायदे से, मोटी बुद्धि से, क्या मैं बोलूं माइक्रोस्कोपिकली उसका ट्रीटमेंट ही नहीं होना चाहिए भाई। उसका ट्रीटमेंट इसलिए नहीं होना चाहिए कि वो तो एलिमिनेशन में आया मेरे पास, तो वो एलिमिनेशन में क्या लाया, बोलो साहब ये तो बहुत नाक बह रही है मेरे, तो रोज के 4 तौलिए खराब हो रहे हैं। अब जब मैं पूछूंगा भाई ये हुआ कैसे था शुरू, तो मेरे को 5 दिन पहले का रोना सुनाएगा। बोलो साहब मेरे को एकदम से ठंडी में निकला, घर आया, रात तक हेडेक चालू हो गया, हेडेक 4 दिन रहा, बहुत परेशान हुआ, अब सर्दी हो रही है। तो मेरे को ऐसा दवा चुनना है यहाँ पे कि यहाँ पे या तो मैं एक एलियम सेपा दे दूं या डलका मारा दे दूं, दोनों में से एक। अब एलियम सेपा क्या करेगी, आज की स्थिति तो कवर कर रही है, बट वो 5 दिन पहले का रोना नहीं कवर कर पा रही है, क्योंकि एलियम सेपा में सिर्फ डिस्चार्जेस हैं, एक्रीड कोरोसिव डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज, एक्रीड कोराइजा, वो कोई उसके अंदर कोई हेडेक की हिस्ट्री नहीं है। पर डलका मारा में कोराइजा तो है, और डलका मारा इज ऑल्सो इंडिकेटेड ऑन द स्टफी कोल्ड, जो कैटेरल हेडेक इसको हो रहा था 4-5 दिन पहले। तो दोस्तों इस तरह से आप इस केस के अंदर, एक स्पेसिफिक केस के अंदर, और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, लोगों के सिस्टम में इक्विलिब्रियम है नहीं आज की तारीख में। और लोग जो साइन एंड सिम्टम और डिजीज के रूप में आपके पास लेके आते हैं, आप गौर से देखोगे अगर इस पूरे लेक्चर को देखने के बाद, आप ये पाओगे कि ज्यादातर केसेस एज ए डिजीज, एज ए सिम्टम जो हमारे पास चीजें लेके आ रहे होते हैं, तो वो तो ऑलरेडी एलिमिनेशन लेके आ रहे हैं। मतलब वो उनका सेफ्टी वॉल्व खुला हुआ है, वो उस कुकर को लेके आ रहे हैं जिसका वो सेफ्टी वॉल्व उड़ गया, उसमें से गैस निकल रही, बोले उसको सही कर दो। उसको सही करने की जरूरत नहीं है, उसको सही करने की जरूरत है, पर उसको उसकी प्रेजेंट स्टेट को कंसीडर करके सही नहीं करना है, उसकी प्रीवियस स्टेट, जैसे कि इन दोनों केसेस में मैंने प्रीवियस 5 दिन पहले के रोने को भी कवर करा। इन द सेम मैनर जब हमारे पास केसेस आते हैं, और वो केसेस हमारे पास आते हैं इन एलिमिनेशन, तो एलिमिनेशन के सिम्टम के साथ साथ कॉज ऑफ एलिमिनेशन को भी मेरे को कवर करना है कि भाई पिछले दिनों या पिछले महीनों में इन द क्रॉनिक डिजीज ऐसा
क्या हुआ कि आज आप ये एलिमिनेशन भुगत रहे, और तब जाके जब मैं वो एलिमिनेशन होने के पीछे का कारण जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम में डिस्टरबेंस आया था, जब तक मैं उस इक्विलिब्रियम के डिस्टरबेंस को नहीं कवर करूंगा तब तक मेरी टोटलिटी ऑफ सिम्टम कवर नहीं होगी। जब तक मेरी टोटलिटी ऑफ सिम्टम कवर नहीं होगी तब तक मेरी मेडिसिन फुल्ली इंडिकेटेड नहीं होगी और वो कंप्लीटली क्योर नहीं कर पाएगी इन द गिवन केस। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, क्योंकि अगर आपने यहां तक ये वीडियो देख लिया है तो इस बात का चैलेंज समझिए कि इस वीडियो को 3 से 4 बार वापस रिवाइंड करके देखिए और आपके केसों को देखने का नजरिया और जो परसेप्शन है वो परसेप्शन पूरी तरह से बदल जाने वाला है। तो बहुत जल्द आपसे मुलाकात होती है। किसी कारणवश आज शनिवार है, मैं ये वीडियो डाल रहा हूं क्योंकि मैं लाइव में आज नहीं आ सकता, और नेक्स्ट सैटरडे से I will be in the live stream with you as I am regularly doing since last many months। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका वीडियो में जुड़ने के लिए। आने वाले इवेंट्स में आप सबसे बहुत जल्द मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।